उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट वर्ड पढ़ के ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या आ रहा हो। डिस्प्लेसमेंट वर्ड पढ़ के ही हमको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा होगा, एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो ये हम देखे थे, इसमें ऐसा होता है जैसे ए बी एक कंपाउंड है और सी एक दूसरा एलिमेंट है, और सी बी से ज्यादा बलवान है, शक्तिशाली है, केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो सी यहाँ से बी को निकाल देगा और आके यहाँ खुद लग जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा AC प्लस बी, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब पता कैसे, अब चलो यहाँ देखो, पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी सिर्फ ये भी पूछता है कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? तो बोलोगे कि रिएक्टिविटी सीरीज एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है। मतलब ये कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर, जो सबसे कम रिएक्टिव है वो नीचे। और तो हम ये बता रहे थे आप लोग को कि रिएक्टिविटी सीरीज एक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है। कहने का मतलब ये कि ज्यादा रिएक्टिव ऊपर, कम रिएक्टिव नीचे। अब इसमें दो नॉन मेटल भी दिख रहा होगा आपको, कार्बन नॉन मेटल है और हाइड्रोजन मेटल है। तो कार्बन का क्या यूज है रिएक्टिविटी सीरीज में, इस बारे में हम बात करेंगे दूसरे क्लास में। कार्बन का क्या यूज है, इसको हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे हम कि अल्युमिनियम और जिंक के बीच में कार्बन है। हाइड्रोजन का यूज तो अभी पढ़ना है हमको। मतलब ये बेस लाइन है। असल में एसिड में हाइड्रोजन होता है ना, तो कौन कौन सा मेटल एसिड से हाइड्रोजन को निकाल पाएगा, ये पता करने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को डाला गया है। तो जितना हाइड्रोजन के ऊपर है ये सब निकाल पाएगा। जितना हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ये चारों हाइड्रोजन को एसिड में से नहीं निकाल पाएगा। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज याद कैसे रखेंगे? तो हम बोले थे कि एक डॉक्टर का नाम याद कर लेना, PSC मैजेंटल उसका नाम है। डॉक्टर का नाम है PSC मैजेंटल। अब यहाँ जो P है ना शॉर्टकट, ये एलिमेंट का नाम नहीं है, एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ये नेमोनिक है। नेमोनिक इंग्लिश में बोलते हैं कि हम याद करने के लिए हम खुद से कोई शॉर्टकट बनाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं नेमोनिक। जैसे प्लैनेट का नाम याद करने के लिए बनाए थे शॉर्टकट, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट। तो माई M फॉर मरकरी, वी फॉर वेरी बोले हम, वेरी, वी फॉर वेनस, एजुकेटेड E फॉर अर्थ, मदर M फॉर मार्स, जस्ट J फॉर जुपिटर, शोज S फॉर सैटर्न, अस U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। प्लैनेट तो प्लूटो तो हट गया है प्लैनेट की कैटेगरी से अब। तो हम लोग अपने टाइम पे जो याद किए थे वो हम जो है आपको बता रहे हैं। वो शॉर्टकट हम बनाए हैं, तो शॉर्टकट में जरूरी नहीं है कि जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं वही उसका रियल मीनिंग हो। तो जो शॉर्टकट हम बनाते हैं उसको नेमोनिक बोलते हैं। तो पी तो वैसे सिंबल फॉस्फोरस का होता है, मगर फॉस्फोरस नॉन मेटल है। यहाँ तो हम रिएक्टिविटी सीरीज में बस मेटल मेटल की बात कर रहे हैं। तो पी फॉर क्या है, तो यहाँ देख लो लिखा हुआ है पोटेशियम। वैसे ही एस फॉर क्या है, सोडियम। पीएससी में सी फॉर क्या है, कैल्शियम। एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर अल्युमिनियम। कार्बन भूल जाओ, अभी इन सबको मेन 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 जो है उसको देख रहे हैं। जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, एन फॉर निकेल, टी फॉर टिन और एल फॉर लीड। तो ये हो गया आपका पीएससी मैजेंटल। और उसके नीचे है हाइड्रोजन, जो कि बेस लाइन है। मतलब हाइड्रोजन के नीचे जो है एकदम मरा हुआ एलिमेंट सब है, बहुत कम रिएक्टिव। तो क्या क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट नहीं है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो ये प्राइस के हिसाब से भी याद रख सकते हैं कि कॉपर से ज्यादा महंगा मरकरी, मरकरी से ज्यादा महंगा सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा महंगा होता है गोल्ड। ऐसे भी आप याद करके रख सकते हैं। तो ये पीएससी मैजेंटल हो गया। ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट याद रखने का। इससे आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज याद करने में आसानी होगी। अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसका। तो पहले जो कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो तो एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल खुद से आपको बताएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आयरन।
प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, तो सॉल्ट को कभी भी ना हम पानी में डाल के ही रिएक्शन करवाते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है एक्वस। पानी में सॉल्ट को घुला लेते हैं तो उसको एक्वस बोलते हैं, AQ। तो आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो आयरन तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। किससे ऊपर है भाई? तो कॉपर से काफी ऊपर है आयरन। PSCMaZi, आई फॉर आयरन, फिर NTL हाइड्रोजन, तब जाके कॉपर आता है। तो आयरन कॉपर को यहाँ से निकाल देगा, सल्फेट के साथ खुद लग जाएगा, तो ये बन गया FeSO4। ठीक है, और ये प्लस कॉपर, FeSO4 प्लस कॉपर। कॉपर जो है अलग हो गया यहाँ से, ये वाला कॉपर जो था ये निकल गया, यहाँ से अलग हो गया निकल के। वैसे ही जिंक का रिएक्शन कराएं हम कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक का स्टेट देखो क्या है, सॉलिड है, चूंकि मेटल तो सॉलिड स्टेट में ही होता है मरकरी को छोड़ के। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, तो जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये निकाल देगा कॉपर को। कॉपर को अलग कर दिया, खुद आके जिंक सल्फेट के साथ लग गया और कंपाउंड बन गया ZnSO4। वैसे ही तीसरा वाला है लीड और कॉपर क्लोराइड की बात करें तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है लीड। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या था, PSCMaZiNTL, और इसके बाद बॉर्डर पे हाइड्रोजन, और उसके बाद फिर कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो लीड तो यहाँ वाले कॉपर से ज्यादा ही रिएक्टिव है। PB सिंबल लीड का होता है, याद रखिएगा। तो लीड कॉपर को निकाल दिया और खुद क्लोराइड के साथ आके लग गया, लीड क्लोराइड बन गया, और यहाँ आपका कॉपर जो है अलग हो गया। तो वही लिख रहा है यहाँ पे, इन द अबव रिएक्शन जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। अब इसका हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसका हम कुछ और एग्जांपल और देख रहे हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि आयरन सल्फेट है FeSO4, और इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं FeSO4 को, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? हम अनम्यूट कर दे रहे हैं आप लोग को, अब आपको बोलना है। गर्व बताइए। ZnSO4 plus Fe। ZnSO4 plus Fe। कुछ भी बोलने से पहले देखना है कि जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है या कम है। तो देखिए जिंक ऊपर है, ऊपर मतलब ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 प्लस Fe। यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं इसको, एक एग्जांपल और लिखते हैं। जैसे FeSO4 है, अब रुके जैसे पूछेंगे वही बोलिएगा। FeSO4 प्लस कॉपर है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो कशिश बताइए क्या बनेगा? कशिश नहीं है लग रहा है क्लास में, क्या आप बताइए? किसे पूछा जाए? सिमरन जायसवाल बताइए क्या बनेगा इसमें? FeSO4 प्लस कॉपर है, क्या बनेगा? बोलो आंसर। CuSO4 plus Fe। अच्छा, इसको लिख लेने दीजिए पहले, फिर हम बात करेंगे सही है या गलत। CuSO4 प्लस Fe आंसर आया। ये आंसर जो है उतना सही नहीं, ये सही नहीं है, मतलब पूरी तरीके से गलत है आंसर। अब क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि कॉपर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे है, आयरन तो बहुत ऊपर है, कॉपर यहाँ नीचे है, मतलब कॉपर कमजोर है आयरन से, लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर कोशिश करेगा आयरन को निकालने का, तो नहीं निकलेगा। ऐसे में आप पूछा जाए तो सही आंसर क्या होगा, एग्जाम में आपको दे दिया तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये तो गलत नो हो। रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे आप लिखेंगे नो रिएक्शन, आप लिखेंगे एग्जाम में नो रिएक्शन। में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। गलती करके यही सीख लेना है घर पे ही, ताकि एग्जाम में गलती नहीं हो।
अच्छा मान के चलिए ये रिएक्शन देगा आपको CuSO4 प्लस Ag कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर क्या फॉर्म करेगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हाँ इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। वेरी गुड। अच्छा अब इसमें हम कुछ लिख लेते हैं जैसे PbCl2 लीड क्लोराइड प्लस आयरन क्या रिएक्शन होगा? FeCl2 plus Pb. हाँ FeCl प्लस। अच्छा तो हम पहले यहाँ लिखते हैं फिर इसमें गलती बताते हैं गलती क्या हुआ। FeCl2 प्लस आपने कहा Pb, ये तो सही बात है, आयरन लीड को निकाल देगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, मगर आयरन क्लोराइड का फॉर्मूला FeCl3 होता है, FeCl2 नहीं होता, याद रखिएगा। यस सर। सर वहाँ 3 लगाएंगे लिखने के बाद। हाँ तो वो लगाना पड़ेगा तुमको ना। हम ना कंपाउंड का फॉर्मूला सब भी जो है तो एक दिन जो है किसी रोज लिखवाएंगे सबको। तो कंपाउंड का फॉर्मूला सब लिखिएगा, याद करिएगा, कुछ कुछ ना इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जैसे आयरन क्लोराइड में आयरन क्या होता है, आयरन की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है, इसीलिए FeCl3 इसका वैलेंस, इसका जो है फॉर्मूला हो गया। केमिस्ट्री को लोग। अच्छा अब इसमें हम लोग देखते हैं कुछ और, जैसे लीड नाइट्रेट हमने लिया। अच्छा हम वो वाला एग्जांपल देखते हैं, हम जो हम वीडियो देखे थे पीला रंग वाला रिएक्शन का, लीड नाइट्रेट प्लस, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सॉरी ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। नहीं ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, मगर चलो उसको हम ऐसे देख लेते हैं। चलो इसमें हम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवा दिए इसको लीड नाइट्रेट का, तो क्या बनेगा? पोटासियम नाइट्रेट उसका फॉर्मूला KNO3 होता है, क्योंकि पोटेशियम का वैलेंसी भी 1, नाइट्रेट का भी 1, KNO3 प्लस लीड जो है अलग हो जाएगा यहाँ। ये वो रिएक्शन नहीं है येलो कलर वाला, ये अलग है। तो इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, ये कि कब रिएक्शन होगा कब नहीं होगा। तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ये है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और इससे हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हर साल फिक्स्ड है इस टॉपिक से क्वेश्चन, और लैब बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे। अब ये अगला टॉपिक है कि कुछ सॉल्ट का नाम, फॉर्मूला और उसका कलर लिखा हुआ है, तो इसको तुम लोग ना याद करके रखना, ये अभी काम देगा, अभी इन सब का बहुत यूज होने जा रहा है। अभी आगे केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में जब हम एग्जाम्पलर सॉल्व करना शुरू करेंगे, एग्जाम्पलर बुक, तो हम देखेंगे कि ये सब सॉल्ट के कलर का यूज होगा। तो हम कुछ कुछ मेन मार्क कर दे रहे हैं, उसको तो एकदम पक्का याद रखना है। कॉपर सल्फेट का कलर होता है लाइट ब्लू, CuSO4.5H2O इसका फॉर्मूला है। कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ब्लू होता है, और कॉपर क्लोराइड भी ब्लू होता है, ये तीनों ब्लू होता है। ये ब्लू ग्रीन लिख रहा है, इसको ब्लू भी बोल देंगे तो चलेगा। कॉपर सल्फेट लाइट ब्लू, कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू, कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन। कॉपर कार्बोनेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका कलर ग्रीन होता है, ये क्लास 8 में आप पढ़े हैं। ये क्या पढ़े थे आप? ये पढ़े थे कि कॉपर का जो बर्तन होता है या जो कोई भी स्टैचू है सपोज कॉपर का, तो जब उसको हवा से एक्सपोज होने के लिए हम छोड़ देते हैं तो हरा हरा उसके ऊपर लेयर बैठ जाता है। जैसे घर में अगर आप कभी भी कॉपर का बर्तन यूज किए हुए हैं, कॉपर का ग्लास यूज किए हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कि हरा हरा उसके ऊपर लेयर बैठ जाता है, ग्रीन, ब्लैकिश ग्रीन या ग्रीनिश ब्लैक कह लीजिए। तो वो होता क्या है? कॉपर कार्बोनेट होता है। दरअसल होता क्या है कि कॉपर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है रिएक्ट करने के बाद। तो कॉपर कार्बोनेट हरे रंग का होता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड का हल्का ब्लैकिश कलर होता है। तो ये दोनों मिलकर के ग्रीनिश ब्लैक कलर या ग्रीन कलर जो है दे देता है। तो कॉपर कार्बोनेट का नाम स्पेशली याद रखना है, क्योंकि क्लास 8 में था ये ग्रीन कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड के बारे में भी याद रखिएगा, अभी अभी तुरंत ही आगे आने जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड मतलब Cu2O। Cu2O मतलब कॉपर का वो वाला ऑक्साइड जिसमें कॉपर का वैलेंसी 2 है, तो इसका कलर ब्लैक होता है। अभी तुरंत ही आ जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसमें ये आ जाएगा। कॉपर सल्फेट तो जा ही चुका है, पहले जा चुका है।
ठीक है। आयरन सल्फेट का देखिए, ये भी कल हम लोग डिस्कस किए थे कि लाइट ग्रीन कलर का होता है आयरन सल्फेट, ये भी जा चुका है। अब सोडियम क्लोराइड, तो अगर अक्ल है किसी को तो बता देगा। सोडियम क्लोराइड वो नमक है जो हम खाते हैं। तो घर पे जो नमक हम खाते हैं वो किस रंग का होता है भाई? वाइट कलर का होता है। तो कॉमन सेंस से है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, बुक में तो कुछ नहीं है, एग्जाम्पलर में है। और हर साल 15-20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आता है। पोटाशियम परमैंगनेट का कलर याद रखना है वायलेट या पर्पल। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। और पोटाशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड है, इसका कलर होता है ऑरेंज। ये भी आपको याद रखना है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। और लीड आयोडाइड का कलर तो येलो होता ही है, ये तो हम लोग दूसरे एक्टिविटी में ही देख चुके हैं एनसीईआरटी के। लीड आयोडाइड का येलो कलर होता है। तो ये सारी चीजें। नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का सारा सॉल्ट व्हाइट होता है। तो इसका कोई भी सॉल्ट पूछे आपसे, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कुछ भी पूछे, आंख बंद करके व्हाइट बोलना है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कुछ भी पूछे आपको, आंख बंद करके बोलना है व्हाइट इन कलर। जिंक का सारा सॉल्ट व्हाइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम ये स्क्रीन आपके ऊपर हम छोड़ के जा रहे हैं जरा, तो आप लोग ना दो चीज कॉपी कीजिए इसमें से। एक तो रिएक्टिविटी सीरीज जल्दी से अपने कॉपी में, और ये वाला नेमोनिक भी। और हो सकता है क्या हम 5 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग हमसे मिलने आ गए, हम 5 मिनट में आ जाएंगे। तो आप लोग ना आपस में, चलिए हम फिर रिज्यूम करते हैं यहाँ पर अपने क्लास को। और हम देख रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो आप लोग को याद हो गया रिएक्टिविटी सीरीज? आपस में बातचीत करने लगे थे। तो चलिए, अब आज जो है जूम वाला भी मेहरबान है, आधे घंटे पे सेशन खत्म नहीं कर रहा है आज का हम लोग का। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 16 चैट में क्या मैसेज आया है? तुम लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे हो क्या? नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन जो है आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो देखिए इसमें होता क्या है। होता यह है कि एक कंपाउंड है AB और दूसरा है CD। A और B से मिला हुआ एक कंपाउंड है AB, और C और D से मिला हुआ एक है CD। A की दोस्ती D के साथ मगर ज्यादा है। जो A है इसकी दोस्ती ज्यादा है D के साथ, और जो B है इसकी दोस्ती ज्यादा है, B की दोस्ती ज्यादा है C के साथ। हाँ, जब तक C और D नहीं था तो A B के साथ था और C D आपस में था। जैसे ही A को D दिखेगा तो A जो है B को बोलेगा कि भाई तुम्हारा दोस्त C तो दिख गया तुमको, और मेरा दोस्त D भी हमको दिख गया, तो हमको जाने दो D के साथ, और तुम जाओ B C के साथ। तुम खुद खुश रहो और हमको अपने में खुश रहने दो। तो बस ये कंपाउंड बन जाता है फिर AD प्लस BC। AD प्लस BC बन गया कंपाउंड। हाँ, तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखो यहाँ एक प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, A प्लस B माइनस, यहाँ C प्लस D माइनस। तो ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड है ये आयन से मिलके बन रहा है, आयन से। अब आयन से मिलके बनने का मतलब क्या हुआ? तो अभी तो रुक जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो अगले ही चैप्टर में हम तुमको ये पढ़ाएंगे। बस ये समझो कि आयनिक कंपाउंड है, आयन से मिलके बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से, इसीलिए जो है इसको A प्लस और B माइनस लिखा हुआ है यहाँ। ऐसे कुछ नहीं है, ABCD भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। तो इसका आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा, आमिर कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हो आमिर? पूछ लो भाई। यस सर हम ये कैसे मालूम करेंगे कि दोनों की दोस्ती कितना ज्यादा है? हाँ गुड। मतलब सर बी की दोस्ती सी के साथ क्यों है? ठीक, वेरी गुड। क्यों है इस पे हम बात नहीं करेंगे। तुम्हारा ये सवाल जो है जेन्युइन है, कैसे पता चलेगा कि किसकी दोस्ती किसके साथ ज्यादा है? ठीक है, तो अब इसके बारे में तो अभी तो फिलहाल ये याद कर लो, ये पता करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए तुमको इस वाले रिएक्शन के लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए, कुछ जनरल रूल याद करना है। पहला रूल क्या है कि जितना एनसीईआरटी का रिएक्शन दिया हुआ है तुम याद कर लो, 2 3 4 जो भी रिएक्शन है, क्योंकि इससे जब भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है।
तो कोई रूल है ही नहीं Yes, जब पता sir. करने का, तो फिर कैसे होगा? तो फिर जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वो पूछा जाएगा, तो आप वो याद रखिएगा, तो आप क्वेश्चन जो है बना लीजिएगा, पहली बात। अभी काम कर दूसरी बात ये कि मोटा मोटी कुछ रूल होता है, वो जैसे जैसे अभी हम 2 मिनट में आपको मोटा मोटी रूल सब जो है बताएंगे, वो मोटा मोटी रूल क्या है। Yes, पहला sir. हम एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच का रिएक्शन। तो सोडियम की दोस्ती जो है क्लोरीन के साथ ज्यादा है, और बैरियम जो है, बैरियम की दोस्ती जो है सल्फेट के साथ ज्यादा है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, बैरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड के तो बारे में याद होगा कि पानी में घुल जाता है, चम्मच से हिला डुला करने से मिल जाता है ना पानी में। अब इसमें Yes, याद sir. रखना Yes, कि sir. बैरियम सल्फेट जो है ये नीचे बैठता है जा करके। बैरियम सल्फेट उजले रंग का सॉल्ट होता है, सफेद रंग का, लिखा हुआ है व्हाइट पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है बैरियम सल्फेट का, जो नीचे जाके बैठता है। और ये डाउन एरो लगा हुआ है, ऐसे नीचे की तरफ तीर लगा हुआ है। तो कहीं पर भी केमिस्ट्री के बुक में नीचे की तरफ तीर दिखे, इसका मतलब ये है कि ये चीज नीचे जाकर के बैठ गया है, सेटल डाउन हो गया है ये। पहला रिएक्शन हमारा ये है सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का, जिसमें बनता है बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। एकदम रट के रखना है रिएक्शन को, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। और आगे जाने Yes, से sir. पहले हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बोलना आसान है कि मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये है। मगर इसमें ना तुमको याद रखना पड़ेगा, कुछ कीवर्ड है। वो कीवर्ड क्या है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये याद रखना है कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Yes, sir. एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। आयंस का एक्सचेंज होता है। आयन मतलब पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो यहाँ देखो, ये पॉजिटिव आयन ए का जो है नेगेटिव आयन बी के साथ था, पॉजिटिव आयन सी का नेगेटिव आयन डी के साथ था। अब ए का जो पॉजिटिव आयन है वो दूसरे नेगेटिव आयन के साथ चला गया, डी के साथ चला गया। और सी जो पॉजिटिव आयन था वो बी नेगेटिव के साथ चला गया। तो आयन का एक्सचेंज हुआ ना, जो पॉजिटिव जो नेगेटिव के Yes, साथ sir. था वो उसके साथ ना रह के किसी और के साथ चला गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, यहाँ लिखा हुआ है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का कुछ टाइप है। तो पहला टाइप तो है प्रेसिपिटेशन, जिसमें चीजें नीचे जाकर के बैठ जाती हैं। तो प्रेसिपिटेशन का पहला एग्जांपल हम देख लिए, ये वाला। दूसरा एग्जांपल हमारा वो फेवरेट लीड आयोडाइड वाला, जिसमें लीड आयोडाइड नीचे जाके बैठता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि दूसरा एक्टिविटी है एनसीईआरटी का। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का तुमको इस चैप्टर में खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि 2 ही रिएक्शन याद रखना है। तो ये दोनों रिएक्शन याद कर लीजिएगा। पीला रंग क्यों बनता है इस पे बात हो चुकी है, दोबारा अब बात नहीं करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा टाइप है जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते किसको है? तो कभी भी कोई एसिड कोई बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस के साथ कभी भी रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर फॉर्म होगा, ये रूल है। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड का रिएक्शन जो बेस के साथ होता है, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जो HF है ये असल में क्या है, ऐसा है कुछ, H प्लस F माइनस है, और जो NaOH है ये Na प्लस OH माइनस है। सोडियम हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है, इनफैक्ट मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन ही बनाता है। और हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन हमेशा नहीं, इन जनरल पॉजिटिव आयन बनाता है। और एसिड में हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, ये सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन जो है H प्लस के फॉर्म में है, इसमें भी H प्लस के फॉर्म में है। HF की जगह HCl भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम ऐसा करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा सामना पहले कई दफा हो चुका है। तो HCl है ये, और ये NaOH है। तो अब क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो जो सोडियम है मेटल वो चला जाएगा क्लोरीन के साथ और H प्लस OH माइनस के साथ। तो HOH मिल करके HOH मिलके HOH बनाएगा, HOH मतलब H2O।
HOH ही क्या है, H2O है। तो पहला प्रोडक्ट बन गया यहाँ H2O, जो कि बनेगा ही बनेगा, और सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ तो बन गया NaCl। वैसे ही यहाँ पर है, ये वाला H इस वाले OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, और सोडियम और फ्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम फ्लोराइड बना देगा। और वाटर किस स्टेट में होगा, थोड़ा सा अकल लगा के बोलो, तुम लोग को अनम्यूट कर दे रहे हैं। वाटर किस स्टेट में होगा? लिक्विड होगा। हाँ बिल्कुल, लिक्विड कॉमन सर। सेंस की बात है। गुड, वेरी गुड। लिक्विड। हाँ, तो अब आप लोग को ये स्टेट भी कॉमन सेंस लगा के खुद से आप लोग को लिखने के लिए आ जा रहा है। अब ये रिएक्शन देखते हैं H2SO4 वाला। इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, यहाँ बेरियम पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है। तो H और OH रिएक्ट करके पानी बना दिया, और बेरियम और सल्फेट आयन आपस में रिएक्ट करके BaSO4 बना दिया। तो BaSO4 इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट है। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट अभी ऊपर भी गया था कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट व्हाइट होता है, यहाँ पे हम देखे थे ना। तो बेरियम सल्फेट के बारे में हमको याद रखना है, बिल्कुल NCERT में दिया हुआ है कि बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट और PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट, और ये वाटर यहाँ पे अलग हो गया इस जगह पे। अब तुम लोग का आना शुरू हो गया डाउट, तो डाउट ले लेते हैं। कमाल साहब कुछ डाउट पूछ रहे हैं, अनम्यूट कर दें। हाँ बोलिए आमिर कमाल, क्या पूछ रहे हैं? नो सर, हाथ गलती से उठ गया था, अभी डाउट नहीं है सर। आदित्य जी भी हाथ उठाए हुए हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? यस सर। सर वो जो एग्जांपल अभी न्यूट्रलाइजेशन का बताया है सर रिएक्शन, सर न्यूट्रलाइजेशन का जो एग्जांपल बताया है सर फर्स्ट वाला, वो बताइएगा फिर से। HCl वाला? यस सर। अरे HCl में ना हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में होता है और क्लोरीन Cl- के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ऐसे ही पानी में डालिएगा। तो अभी एसिड बेस सॉल्ट में आप पढ़िएगा, बस दूसरे या तीसरे रोज ही हम पढ़ाएंगे, एसिड बेस सॉल्ट शुरू करेंगे, ये खत्म हो जाएगा चैप्टर अभी तुरंत। तो ये H+ है और Cl- है, तो H+ जो है चला जाएगा OH- के साथ। H और OH हमेशा आपस में रिएक्ट करके वाटर बना देगा, और Na जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट बना देगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सबसे कॉमन सॉल्ट है, इसीलिए इसका नाम ही कॉमन सॉल्ट है, क्योंकि इसको हम लोग खाते हैं। समझ गए बात को? यस सर। हाँ, तो दो टाइप हम पढ़े, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में भी कभी कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जरूरी नहीं है हमेशा फॉर्म हो, मगर कभी फॉर्म होगा। जैसे इस वाले में प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि NaCl तो घुल जाता है ना पानी में, तो HCl और NaOH वाले में फॉर्म नहीं होगा, मगर BaSO4 बना इसमें फॉर्म होगा। और BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसको अगले साल मार्च महीने की 31 तारीख तक के लिए याद कर लीजिए आप लोग, क्योंकि फाइनल एग्जाम किस दिन होगा ये नहीं पता है ना। फिर उसके बाद चेंज हो जाता है, उसके बाद और चेंज हो उसके जाएगा। बाद जब यहाँ से निकलोगे तो तुम लोग तो बन जाओगे हीरो। तो यस सर। उसके बाद तो जो गार्जियन की बोल बात रहा है नहीं सुनोगे बोलेंगे। अपने, उसके बाद तो अपने गार्जियन की बात नहीं सुनोगे तो मेरी बात कहाँ से सुनोगे? सब जो दिल करे वो जो है बोलना। तो अब हम आगे सर। बढ़ते हैं। हाँ बोलो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है भाई? तो पहला डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन का वो है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का गेन, ठीक है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहले तो डेफिनेशन याद करो, फिर समझाते हैं एग्जांपल से। कोई चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, कोई चीज से हाइड्रोजन निकल जाए मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन उल्टा है, ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए तो बोलेंगे उस चीज का रिडक्शन हो गया है। सर याद हो आमिर गया। कमाल क्या पूछ रहे हो? आमिर कमाल क्यों हाथ उठा रहे हो भाई? अच्छा तुम लोग को हम म्यूट कर दे, उसके बाद हम कुछ पढ़ा ले फिर तुम लोग को अनम्यूट करेंगे। हाँ, तो इसमें है ऑक्सीडेशन। अब नाम पढ़ के ही लग रहा है ऑक्सीडेशन मतलब कुछ ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, तो वहीं से मिल गया हमको गेन ऑफ ऑक्सीजन।
और रिडक्शन मतलब कुछ निकल रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा कुछ, तो क्या निकल रहा है भाई? तो ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसमें आगे है कि जो ऑक्सीजन गेन करेगा हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। जो ऑक्सीजन गेन करेगा हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, या जो हाइड्रोजन लूज करेगा हम बोलेंगे कि वो चीज ऑक्सीडाइज हो गया। उल्टा है रिडक्शन में, जो ऑक्सीजन लूज करेगा या जो हाइड्रोजन गेन करेगा उसको हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो गया। मतलब जो ऑक्सीजन गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज हो गया, जो ऑक्सीजन लूज किया वो रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन में उल्टा है, ये तो याद ही रखोगे सब। अभी हम इसकी बात करेंगे 5 मिनट के बाद। पहले तो अभी हम जो बात किए हैं उसकी हम बात कर ले, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, और क्या ऑक्सीडाइज हुआ क्या रिड्यूस हुआ। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। हम दूसरा वाला एग्जाम्पल पहले देखते हैं। यहाँ पहला वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे, पहले दूसरा वाला देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया बाहर। कैसे पता चला कि निकल गया? कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया? कॉपर बन गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है आकर के, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? सॉरी, उल्टा बोल दिया हम गलती से, माफ करो। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है तो कॉपर ऑक्साइड हो गया रिड्यूस, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइज। याद रखना है। हाँ, तो हम ये देख रहे थे एग्जाम्पल पहला, इसमें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन के निकलने को कहते हैं रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब एक बात और याद रखो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले का होगा, रिएक्टेंट का होगा। प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होता है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हमेशा रिएक्टेंट होता है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए क्या ऑक्सीडाइज हुआ है क्या रिड्यूस हुआ है, राइट साइड पे प्रोडक्ट के साइड में तो नजर भी मत दौड़ाना, इधर से ही आंसर बोलना। अच्छा, अब इस वाले रिएक्शन को देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मेटल नॉन मेटल का समझो एक टॉपिक है, उसका क्रक्स है ये, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन होना। तो ये एक काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्यों भाई? क्योंकि हम पढ़े थे कार्बन के बारे में, रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़े थे, उसमें ना जिंक कार्बन के नीचे था, अल्युमिनियम के नीचे कार्बन आ रहा था, PSCMA के बाद कार्बन था, कार्बन के बाद जिंक था। तो कार्बन जो है यहाँ से निकाल दे रहा है जिंक को, और खुद ऑक्सीजन के साथ जाके लग जा रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से चूंकि ऑक्सीजन निकल गया, तो जिंक ऑक्साइड हुआ इस केस में रिड्यूस, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब कि कार्बन हो गया इस केस में ऑक्सीडाइज। एग्जाम्पल नंबर डी देखते हैं, MnO2 प्लस HCl, मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Mn मैंगनीज के लिए यूज करते हैं सिंबल, और Mg मैग्नीशियम के लिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, MnO2 बन गया MnCl2। तो MnO2 से देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाके देखिए, ऑक्सीजन इसमें निकला या ऐड हुआ? तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें से निकल गया है। ऑक्सीजन निकल गया है, इसका मतलब कि MnO2 इस केस में हो गया है रिड्यूस। और HCl में देखो क्या हुआ है, तो ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पर HCl से HCl में जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन आकर के लग गया है, HCl के हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आकर के लग गया है हाइड्रोजन में, तभी तो HCl यहाँ H2O बना है। तो HCl के हाइड्रोजन को सिर्फ हम देखें तो इसमें ऑक्सीजन लग गया है, तो ऑक्सीजन लग गया है, इसका मतलब HCl क्या हो गया भाई? ऑक्सीडाइज। दूसरी तरीके से देखो तो HCl के क्लोरीन में से हाइड्रोजन निकल गया है, HCl2 जब Cl बना है तो हाइड्रोजन निकल गया है, तो हाइड्रोजन निकलने को भी तो ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं ना। तो हम दोनों तरीके से सोचे, दोनों में से किसी भी तरीके से हम सोचे,
ऐसे सोचे कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लग गया है, या ऐसे सोचे HCl में से क्लोरीन में से हाइड्रोजन निकल गया है। दोनों तरीके से हम सोचे, दोनों से हमको पता चल रहा है क्या कि ये HCl ऑक्सीडाइज हो गया है, HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें रिडक्शन किसका हुआ भाई? तो MnO2 का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो HCl का। अब हम आ जाते हैं ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में कॉपर में ऑक्सीजन आकर के जुड़ा है। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कॉपर का क्या हुआ होगा? अब ये आंसर हम तुम लोग से लेना चाह रहे हैं, तो तुम लोग को अनम्यूट कर दे। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है तो कॉपर का क्या हुआ होगा? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन हुआ है कॉपर का, मतलब कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। गुड। और ऑक्सीजन का क्या हुआ? हम ये तुम लोग को 3-4 मिनट में बताते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ। इससे पहले हम 2 और टर्म समझ लेते हैं। किसके घर में बगल में बच्चे बहुत बात कर रहे हैं? बोलो सबको चुप रहने के लिए, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा, हम ही तुम लोग को म्यूट कर देते हैं फिर। तो यहाँ पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी समझ लो कि जो चीज रिड्यूस होता है, द रिएक्टेंट दैट गेट्स रिड्यूस्ड, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है भाई, ध्यान से देखो। जो रिड्यूस हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है ये है रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम एग्जांपल BCD की पहले बात कर ले। BCD एग्जांपल की हम पहले बात कर ले। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो रिड्यूस क्या हो रहा है भाई? तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब इस वाले रिएक्शन के लिए कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्टकट में मैंने लिख दिया O.A। हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इधर बात नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी होगा तो रिएक्टेंट के साइड में होगा, प्रोडक्ट के साइड में नहीं होगा। इसमें देखो तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब कि कार्बन इज प्लेइंग द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें MnO2 की बात करें, पूरे की बात करेंगे, Mn के बारे में नहीं बोलेंगे हम, O2 के बारे में नहीं बोलेंगे। कभी भी जो होगा ना पूरा रिएक्टेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो MnO2 हो रहा है रिड्यूस। तो अब आप लोग हमको बताइए कि MnO2 कौन सा एजेंट है? ऑक्साइडिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो HCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। वंडरफुल, वेरी रिड्यूसिंग गुड, एजेंट। बहुत खूब। चलो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया, और इससे भी क्वेश्चन आता है। यस सर। और आमिर अपने आप को म्यूट करो, तुम्हारा आवाज फिर बहुत गड़गड़ा रहा है। और अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। इसमें लास्ट पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट और बच रहा है इसमें, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच रहा है। वो क्या है कि कभी भी ऑक्सीडेशन अगर होगा तो रिडक्शन भी होगा ही होगा। कहीं पर भी ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक चीज हुआ और दूसरा चीज नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑलवेज दुनिया में साथ में होगा, इसको रट लो इस बात को। तो अब एग्जांपल BCD में तो हमको दिख रहा था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है। ए में अब हम बात कर लेते हैं। ए में क्या हुआ भाई? ए में ऑक्सीडाइज होते हुए तो दिख रहा है, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। रिड्यूस होते हुए कोई नहीं दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जब नहीं दिखे तो जो बच गया है वो रिड्यूस हो रहा होगा पक्का। तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन फिर इस केस में कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गर्व, कैमरा ऑफ करो। तो जो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीजन के बारे में याद रखो कि हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दुनिया में, हमेशा। एक एक्सेप्शन है, बस एक एक्सेप्शन। वो एक एक्सेप्शन हम बताएंगे तुमको, पहले अभी इसको देख लो।
तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ही गया। ये कॉपर खुद में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर कौन सा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूस होता हुआ दिख नहीं रहा है, मगर वो रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रिड्यूस हो रहा होगा। तो कौन हो रहा होगा? तो जो बच जाए वो हो रहा होगा। कहीं पर मान लो कोई कंपाउंड है A + B लिखा हुआ इधर C बना रहा है, और तुमको ये रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है कि ये रिड्यूस हो रहा है A, और B के बारे में तुमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि B क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो B पक्का पक्का ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। समझ रहे हो बात को? जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O का ले लेते हैं एग्जांपल, H2 + O2, ठीक है, H2O बनाया। अब देखो यहाँ ध्यान से, ऑक्सीजन पे हम फोकस करते हैं, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है आकर के, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। रिड्यूस। तो ऑक्सीजन एजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हाइड्रोजन तुमको रिड्यूस होता हुआ दिखे या ना दिखे, सॉरी ऑक्सीडाइज होता हुआ, ऐसे तो दिख भी रहा है इस वाले केस में, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर नहीं भी दिखता तो तुम, अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा वाला ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्सीडाइज। मतलब हाँ, इसका मतलब H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज। रिड्यूसिंग। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब हम एक पॉइंट तुमको और बता रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, वो है कि जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो अब तो दोनों साथ साथ होता है, तो हमको पता चल ही गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है, तो इसीलिए दोनों को मिला के शॉर्ट में बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब RE फॉर रिडक्शन, RED फॉर रिडक्शन, और OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो कोई भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है, या कोई भी रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो असल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का ये दूसरा नाम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है इसका दूसरा नाम। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें और लिखी हुई हैं जो लैब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसकी बात कर ले हम। ये हम बोले थे कि कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक याद कर लो, अभी आगे आने वाला है, बस वो आ गया यहाँ। कॉपर ब्राउन कलर का होता है। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है 2 वैलेंसी वाला कॉपर, तो बनाता है CuO। CuO का कलर ब्लैक है, मतलब कॉपर के बर्तन को अगर तुम आग पे रख दोगे तो कॉपर का बर्तन काला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जलाओगे ना जब कॉपर को, कोई भी कॉपर का चम्मच ले लो, उसको टोंग से पकड़ लो, कोई भी चीज को हीट करना है तो टोंग से पकड़ के, ये प्रिकॉशन है, और उसको आग में दिखाओ तो काला हो जाएगा। काला क्यों हो गया? ये हम वीडियो भी देखेंगे, इसकी वीडियो देखेंगे हम इसकी, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड जो काला हुआ है, इसमें हम दोबारा से हाइड्रोजन पास करें अगर, तो कॉपर ऑक्साइड दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर बन जाएगा, तो कॉपर दोबारा से ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो दोनों बातें NCERT में लिखी हुई हैं, आपको याद रखना है कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो काला हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। उसी कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हाइड्रोजन पे पास करा दे तो कॉपर ऑक्साइड दोबारा से रिड्यूस हो जाएगा, और दोबारा से अपना जो कॉपर कलर है उसका जो ब्राउन कहो या ऑरेंज कहो या ब्राउनिश ऑरेंज कहो, वो कलर रीगेन कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में NCERT के हिसाब से बस इतना। इससे हट के एक टॉपिक बस, जो कि कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछता है, उसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि डिटेल उसका कभी नहीं पूछता है, बस पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। वो क्या है भाई? तो उसका शॉर्टकट है ऑयल रिग। ऑयल रिग शॉर्टकट याद रखो। शॉर्टकट का मतलब ये हुआ O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज, L फॉर लॉस। और लॉस किसका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे तुम क्लास 11 में जाओगे तो दूसरा चैप्टर जो पढ़ोगे केमिस्ट्री का, उसमें तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑक्सीजन के गेन और लॉस के फॉर्म में नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन के गेन और इलेक्ट्रॉन के लॉस के फॉर्म में पढ़ना है। तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा मतलब वहां वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये तो पढ़ के समझ में आ गया होगा। R फॉर रिडक्शन, I फॉर इज, G फॉर गेन। तो गेन किसका भाई? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया रहेगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ द अबव, सम टाइम ऑक्सीडेशन, सम टाइम रिडक्शन। तो क्या बोलिएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे हो रहा है अभी नहीं बताएंगे, हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम तुमको आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ाएंगे, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तब हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहां पे वो नोट्स में वहां पे मेरे लिखा हुआ है कि इसको डिस्कस करना है। तो अभी क्या याद रखा? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बुक में नहीं है, मगर बहुत सारे जो ओलंपियाड ये सब होता है इसमें ये क्वेश्चन हम देखे हैं कि डाल देता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्शन दिया रहता है 4, तो याद कर लिया इसको। अब बताइए कोई डाउट है इसमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में किसी का कोई डाउट तो पूछिए। नो सर। देखिए तो जबरदस्ती का बनाइए, आदत होता है स्टूडेंट लोग का, एक दो जबरदस्ती का भी डाउट पूछने का। इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं बनता है। सर बस ये बता दीजिए ये सब रिएक्शन याद कैसे करेंगे? रटना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ तो तुम कॉमन सेंस से कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट है तो रटना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पे तुमको समझ में आएगा देख करके कि क्या हो रहा सर है। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन याद का नहीं यार होता है। तुमको तो 3 एग्जांपल, डिकम्पोजिशन कौन सा? अच्छा वो वाला नहीं, डिकम्पोजिशन रटना पड़ेगा। यस सर। डिकम्पोजिशन में 3 एग्जांपल है भाई। मेरे तुमको हम एक और चीज बता दे, मेरी बात को गिरे बांध लो कि ये जो पूरी केमिस्ट्री में क्लास 10 में तुम रिएक्शन पढ़ोगे पूरी केमिस्ट्री के बुक में, इससे यस सर। 4 गुना ज्यादा रिएक्शन क्लास 12 में बस एक चैप्टर में पढ़ोगे जिसका नाम है पी ब्लॉक। तो याद करने की आदत लगा लो अभी से केमिस्ट्री के रिएक्शन को, इससे बच के भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो आगे बढ़े हम। यस सर। यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा भी हुआ है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये भी तुम्हारे नोट्स में है। अब आ जाओ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन का रियल लाइफ में क्या असर है? तो 2 चीज है। अच्छा आगे पढ़ाने से पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। तुम लोग सब अपने अपने एक दोस्त को लेके आने वाले थे आज क्लास में, कहाँ है सब? सर अनम्यूट कर दीजिए सर, सबका म्यूट है। तुम कैसे फिर ये हो सर, गया? सर। हाँ बताओ के बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में। प्रियांशु। यस सर, घर आया होगा। तो यस सर, तुम लोग, घर पे है तो तुम लोग याद करोगे ना प्रियांशु को, बुलाओ उसको। सर। नंबर हम नंबर लोग के पास नहीं है। अच्छा हम आपके बात पास कर होगा लेंगे, नंबर। ठीक है, होगा हम याद सर। रखते हैं, प्रियांशु को बात करेंगे। और कौन है? आया था मान एक चला अमन गया है। वो सर। डीपी क्या क्या? सर, डीपी नहीं आएगा, डीपी सर। वो नहीं आएगा क्यों? सर, 9th का पड़ेगा। अच्छा वो नाइस में है, हाँ हाँ सॉरी। यस सर। सर हम लेके आए थे और वापस चला गया वो। कौन? सैयद इमरान था सर। तो क्यों भाग गया वो? बोला कि सर कनेक्ट नहीं किए, हम बोले कनेक्ट कर दिए तुम देखो, बस फिर वो क्या उसको डिस्कनेक्ट तो हो गया। कनेक्ट कर दिए थे, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया है। या मे भी कॉल भी किए तो बोला गया तो नहीं हो रहा है, फिर बाद में तो फिर आईडी पासवर्ड ही भेजे तो नहीं हुआ। उसको वो उसके तरफ टेक्निकल फॉल्ट होगा ना। हम तो एक बार तो उसको कनेक्ट किए थे, एक बार वो क्लास में आया था, उसका नाम हम देखे हैं क्लास में, फिर वो 5 मिनट में ही डिस्कनेक्ट हो और गया है। एक ऋतिक नाम का बच्चा है जो बादशाह से भी किया था, ऋतिक वो भी आ गया था। तो कहाँ है? वो नहीं है इसमें, अभी तो नहीं दिख रहा है। दोनों चला गया, दोनों का मैसेज आया कि प्रॉब्लम है नेटवर्क में। तो उसके यहाँ नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, वरना 12 बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ये कैसे कर रहे हैं अभी? तुम लोग उसको सिखा देना, तुम लोग ना उसको अपने जूम से एक आईडी पासवर्ड बनाना, उसको जो है उस पे ले लेना जूम पे, और वहां से उसको जो है बता देना, पढ़ा तो उसको वहां से खुद से बता देना कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, ऐसे करो वैसे करो, तो कल से फिर वो क्लास में जुड़ जाएगा। सर खान एकेडमी डाउनलोड कर लिए, उस पे क्या करना है? अच्छा वो बाद में बताएंगे। ईशा तुम्हारी दोस्त कहाँ है? सर उसके पापा मना कर दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं।
अच्छा, वो हम तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वाला डाउट कल नहीं ले पाए थे, कल टाइम नहीं मिला हमको। आज 5 बजे का टाइम फिक्स कर लेते हैं, 5:10 ठीक तो है सर। आप में से कोई भी है अगर जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ चुका है, कोई भी एक बुक सॉल्व कर चुका है, एनसीईआरटी या आरएस या आरडी, एक बुक कोई भी सॉल्व कर चुका है, ये आज की क्लास बस उसी के लिए है, क्योंकि इसमें हम कुछ सर एडवांस हम कर टेक्निक लिए हैं। सिखाएंगे। कौन? गर्व? यस सर उम्मीद सर है। हम यस सर। कौन? उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। हाँ, तो उम्मीद है आप कर लिए हैं। तो 5:10 पे आज शाम में 40 मिनट की क्लास लेंगे इंशाल्लाह। यस सर। हाँ, तो उसमें हम सर आर एस अग्रवाल किए हैं। हाँ ठीक है, गुड, अच्छी बात है। कोई एक देखो, ओके रूल सर। ये है, असल में रूल तो ये है कि पहले एनसीईआरटी, फिर कोई एक साइड बुक पूरा, यस बस सर इतना ही। सर पहले आर एस अग्रवाल बना के तो एनसीईआरटी नहीं बना सकते। कोई बात नहीं, कर लो। बेसिक तरीका मगर ये होता है कि पहले एनसीईआरटी फिर ये, मगर मैथ्स में दोनों चलेगा, पहले आरएस कर लो फिर एनसीईआरटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा बुक हाथ नहीं लगाना है, कोई भी तीसरा बुक को हाथ नहीं लगाना है। तीसरा बुक का जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम क्लास में करवाएंगे, नोट्स में करवाएंगे। और एग्जाम जिस दिन देने जाओगे तुमको एहसास होगा कि नोट्स के जो हम मिसलेनियस क्वेश्चन करवाए हैं, 15-20 नंबर का क्वेश्चन नोट्स से आया है, मैथ्स में भी। सर आर डी शर्मा भी कर लिए हैं। आरडी शर्मा भी कर लिए हैं? अरे वाह, यस सर। ठीक है, कर लियो तो अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी बात है। तो हम मना नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं ना, मना हम इसलिए करते हैं क्योंकि होता क्या है, बच्चे सुनो, बोलेगा नहीं अभी कोई। होता क्या है कि बच्चे एक बुक शुरू की आरएस अग्रवाल, 10 क्वेश्चन शुरू वाला बनाए, फिर कहते हैं थोड़ा सा आरडी बना लिया जाए, 10 क्वेश्चन उसके भी शुरू वाला बना लिए, एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन बना लिए, सारा आसाना हम सॉल्व कर लिए, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन सारा रह गया, छूट गया। और मैथ सीखोगे तभी जब डिफिकल्ट और चैलेंजिंग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यस और अगर इजी बना भी लिए और एग्जाम में मान के चलो कि आ गया डिफिकल्ट वाला जो आता है, ये 30 नंबर का करीब डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, 20 से 30 नंबर का, तब तो फंस जाओगे फिर। और एक और बात है कि जितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस किए रहोगे क्लास में या घर पे, उतना तुमको एग्जाम में तेजी से हाथ चलेगा एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए एक किसी बुक को पूरा बनाओ, फिर एनसीईआरटी पूरा बनाओ, अब फिर भी टाइम मिल जाता है और हिम्मत हो रहा है तो तीसरे किसी बुक को बनाओ, मगर सारा मत सॉल्व करना, फिर उसका इजी वाला छोड़ दो, फिर उसका जो डिफिकल्ट क्वेश्चन सब है जो चैप्टर के एंड में रहता है या एग्जाम्पल के एंड में रहता है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे टिक करा लो, तो वो सब जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। फिर क्लास में तो हम कराएंगे ही, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम क्लास में भी सॉल्व कराएंगे हर चैप्टर में। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। यस सर हम बस थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्योंकि 11:30 से क्लास 9 की क्लास है, 3 मिनट में हम आप लोग का क्लास आज का खत्म कर रहे हैं। कल ये वाला करेंगे, सारा रिएक्शन याद कर लेना, क्योंकि कल हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व इस पे, और क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो पढ़े होगा सही से। हाँ, और ये हमको एक चीज बता दो और, कि चकिया सर में, बैलेंसिंग हाँ बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, सॉरी बैलेंसिंग रह गया है, तो बैलेंसिंग हम कराएंगे अभी। हमको एक चीज बता दो कि नोट्स जिसके पास नहीं है, अगर हम चकिया में जो हमारा स्कूल है TIS, उसके बाहर एक बुक स्टोर है और एक मेडिकल स्टोर है, हम उसमें से कहीं पर भी अगर नोट्स रखा दे तो तुम्हारे कोई गार्जियन जाके कलेक्ट कर लेंगे वहां से नोट्स। हम नोट्स रख देंगे वहां, ठीक है, हम बता देंगे, जब हम रख देंगे तो बता देंगे। तो अगर किसी का भी पॉसिबिलिटी निकलता है तो जाके वहां से हार्ड कॉपी कलेक्ट करवा लीजिएगा। तो हार्ड कॉपी का फायदा ये होगा कि एग्जाम में आपको ना हार्ड कॉपी से पढ़ने में आसानी होगा, मोबाइल से पढ़ने में डिफिकल्टी होगा एग्जाम में। और जो कोचिंग का जो फी होता है उसमें तो जैसे जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता ही है कि हर मंथ जो है 100 रुपीज हम कोचिंग के फी में एक्स्ट्रा ऐड करते हैं बस नोट्स देने के लिए। तो नोट्स इसलिए हम कह रहे हैं कि कलेक्ट कर ही लीजिएगा आप लोग जा करके, वहां से फायदा होगा आप लोग को। चलो अब हम आगे पढ़ लेते हैं जल्दी से, कोरोजन के बारे में बात कर ले। कोरोजन क्या है, तो आम बोलचाल की भाषा में बोले, सिर्फ बेसिक बात करें एक बच्चे की भाषा में, तो कोई चीज में जंग लग जाना, जैसे लोहे में जंग लग जाना, तो लोहे में जंग लग जाना क्या है, कोरोजन है। अब तुम लोग को हम कर दे म्यूट, तुम लोग बोल रहे हो बिना मतलब की बात सब। हमें
तो लोहे में जंग लग जाना एक कोरोजन है, मगर अब हम 10 क्लास में आ गए तो अब बच्चों वाली बात नहीं करेंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि कोरोजन क्या है, तो धीरे धीरे मेटल का डिस्ट्रॉय होना, धीरे धीरे मेटल का डिस्ट्रॉय होना बाय द एक्शन ऑफ एजेंट्स ऑफ नेचर। एजेंट ऑफ नेचर क्या है भाई, हवा, पानी, आग, ये सब एजेंट ऑफ नेचर है। मॉइस्चर, विंड, कुछ भी कह लो उसको, एसिड, ये सब के, इन सब के असर से मेटल का धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना, ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होना, ये कहलाता है कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन के टाइप में एक टाइप है आयरन का जंग लगना, मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन ही कोरोजन नहीं है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक टाइप है कोरोजन का। और इसमें तुमको 3 टाइप और याद करना है, और यही चैप्टर, यही टॉपिक तुमको एसिड बेसिस सॉल्ट में दोबारा पढ़ना है डिटेल में, तो अभी इतना याद कर लो। वो क्या है भाई, तो वो ये है कि सिल्वर का काला हो जाना। अगर किसी के घर में चांदी की अंगूठी हो या चांदी का कोई भी चीज हो, पायल हो, कान में पहनने वाला हो, तो देखे होगे कि थोड़े दिन में वो काला हो जाता है। जैसे मेरे लिए तो रियल टाइप एग्जांपल है कि एक अंगूठी मेरे ड्रॉअर में रखी हुई है, वो चांदी की अंगूठी है, वो एकदम काला हो गया हुआ है, ग्रे हो गया हुआ है। तो चांदी का काला हो जाना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो चांदी काला होता है तो क्या बनता है भाई, चांदी जो काला होता है वो असल में हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड या चमड़े के जिस कपड़े में वो रखा होता है वहां के हाइड्रोजन सल्फाइड या एयर के सल्फर से रिएक्ट करता है और Ag बना देता है Ag2S, आयरन सल्फाइड, सॉरी सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड जो बना, ये सिल्वर सल्फाइड वही काला रंग का प्रोडक्ट है जो सिल्वर के ऊपर में चढ़ जाता है। और लोहे में तो हम पढ़े हैं, लोहे में तो आयरन का ऑक्साइड बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ये है लोहे के रस्ट का फॉर्मूला जो हमको नहीं पढ़ना एनसीईआरटी के हिसाब से। और कॉपर का कोरोजन, जिसके बारे में ऊपर भी बात किए थे कि कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, कॉपर का बर्तन हरा हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, तो इस रिएक्शन की वजह से होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल कोरोजन का है, तो याद कर लेना। और जिसको जिसको नोट्स नहीं मिला है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे मैसेज करना, हम ये नोट्स भेज देंगे ताकि आप पढ़ के इसको याद कर सकिए। और कम से कम पूरा नोट्स नहीं लिखना हो कॉपी में तो इतना तो जरूर कीजिएगा कि केमिकल रिएक्शन, टॉपिक का नाम और उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन, जैसे कोरोजन टॉपिक डाला उससे रिलेटेड 2 केमिकल रिएक्शन जो है Ag2Ag2S और ये वाला एग्जाम्पल 3, इसको आप लोग लिख लीजिएगा वहां पर अपने कॉपी में। ऑक्सीडेशन लिखा, उसका जो 4 रिएक्शन है उसको लिख लिया और याद कर लिया उसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर 10 बजे सुबह में इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग नए क्लास में, जब हम सीखेंगे बैलेंसिंग करना और इस चैप्टर को खत्म करेंगे और क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। सर शाम में Yes, क्लास sir. 5-10 में लीजिएगा ना, क्या लीजिएगा? ट्रिगोनोमेट्री के लिए क्लास लीजिएगा 5-10 में ना। 5-10 में तो तुम कर लियो शार्ट ट्रिग्नोमेट्री। यस सर, एनसीईआरटी का सिर्फ बना है। हाँ तो ठीक है, जो बना लिया है पूरा बुक उसी के लिए है आज का क्लास, क्योंकि आज कुछ एडवांस Yes, ट्रिक्स sir, हम भी सर हम भी हम भी मारेंगे सर, पकड़ के। हम भी शुभम, कर लिया तुम है। बनाया है शुभम? सर कम यस सर एक एक्सरसाइज बना है। तो जो बना है, एक एक्सरसाइज नहीं, चौथा एक्सरसाइज तक कह रहे हैं, पूरा जो कर लिया है सॉल्व। क्योंकि जो नहीं Yes, किया है, तुम क्लास में तुमको शौक लग रहा होगा देखा देखी कि वो कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे रह जाए, तो हम भी कर लेते हैं। तुम आ जाना क्लास में, समझ में कुछ नहीं आएगा, ये जरूर ध्यान सर रखना। कम से कम बैठ के सर सुनेंगे। हाँ सुनना नहीं तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो तुमको वो सब पढ़ाएंगे ही खुद से। अभी ये क्वाड्रेटिक Yes, खत्म sir. करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ही शुरू करेंगे हम, तो उसमें तो हम Yes, पढ़ाएंगे sir. ही सब। तो जब पढ़ाएंगे तो फिर तुमको परेशानी किस बात की है, तो फिर वहां पढ़ लेना आकर के, देखा देखी ठीक वाला है काम सर, तो नहीं आगे करना। बनाएंगे। हाँ ठीक है, Yes, sir. क्वाड्रेटिक सॉल्व करो ना, क्वाड्रेटिक का डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यस सर। कोई एक साइड बुक से क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो, यस ठीक सर, है। आगे चलिए। और Yes, जो भी बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो मैथ्स का वीडियो पुराना नहीं देखे मेरा, तो YouTube पे हमसे लिंक मंगवा लीजिए, सारे वीडियो को देख लीजिए। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको आसानी होगी, जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर 50% समझ में आएगा, 50% समझ में नहीं आएगा। और मैथ्स में 100% समझ में आना चाहिए।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर Yes, अटेंडिंग yes. द क्लास। थैंक यू थैंक यू sir. सर। See you tomorrow, Yes, sir. sir.